हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एससीईआरटी क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। हमारे चैप्टर का नाम है मानव एक संसाधन। तो ये वीडियो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ बीपीएससी ट्रिप 4 के प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 भी ज़रूर देख लें, जो कि इससे पहले वाला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे भिन्न है। साथ ही साथ हम लोग जनसंख्या के बारे में जानेंगे, जो कि बिहार के संदर्भ में होगा। बिहार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है, उसको अच्छे से समझाने के लिए हम लोग भौतिक पूंजी एवं मानवीय पूंजी में क्या भिन्नता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के जरिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी कुछ न कुछ न्यूनतम आवश्यकता होती है, जैसे रोटी है, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। ये सारी न्यूनतम आवश्यकता है किसी भी मानव का। इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एक गांव की कहानी, फतेहपुर की, जिसके माध्यम से उत्पादन के साधनों का अध्ययन किया गया था या उत्पादन के साधनों के बारे में बतलाया गया था। उन साधनों में से एक साधन हम लोग पढ़े थे साहस। साहस उत्पादन का एक सक्रिय साधन बताया गया था उस चैप्टर में। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि साधन साहस किस प्रकार का साधन है? तो सक्रिय साधन है। और यह साहस कोई निर्जीव चीज़ नहीं है बल्कि सजीव है, जो मानव के रूप में जाना जाता है। मतलब मानव में ही आपको साहस देखने को मिलेगा, कोई मशीनरी वगैरह में तो साहस हो नहीं सकता है। इसलिए मानव ही उत्पादन का मूल सूत्रधार है। जिस प्रकार बिना चाबी के ताला नहीं खोला जा सकता है, उसी प्रकार बिना मानव के उत्पादन प्रक्रिया का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है। इस संसाधन को मानवीय पूंजी के रूप में भी हम कह सकते हैं। अर्थात मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। और वर्तमान में मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पादन का क्रिया का प्रमुख अंग अथवा स्रोत है। आगे हम क्या देखते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए समुचित रूप से संसाधन का प्रयोग होना चाहिए। बिना संसाधन के प्रयोग के कोई भी देश विकसित तो हो ही नहीं सकता है। तो संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु मानवीय पूंजी का मजबूत होना भी आवश्यक है। अगर मानव में ज्ञान नहीं है, मानव अगर संसाधन के रूप में विकसित नहीं है, तो कौन उस पूंजी या उस संसाधन का इस्तेमाल कर सकता है? मानवीय पूंजी मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है, जबकि संसाधन हमारे भौतिक पूंजी की ओर इंगित करता है। इस आधार पर भौतिक एवं मानवीय पूंजी में अंतर देखा जा सकता है। इसको हमको फिर से ध्यान देकर के पढ़ने की जरूरत है कि मानवीय पूंजी मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रबंधन पर निर्भर करता है, जबकि संसाधन हमारे भौतिक पूंजी की ओर इंगित करता है। और इस प्रकार भौतिक एवं मानवीय पूंजी में अंतर देखा जा सकता है। मानवीय पूंजी सजीव और सक्रिय होती है, जबकि भौतिक पूंजी निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है। भौतिक पूंजी को उत्पादक और उसे सक्रिय करने में मानवीय पूंजी की अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार से समझाने का एक प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर आप देख रहे हैं। एक निष्क्रिय है, एक सक्रिय है, एक निर्जीव है और एक सजीव है। और बिना मानवीय पूंजी के आप भौतिक पूंजी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक जो भी चीज़ है पूंजी है। भौतिक पूंजी क्या हो सकता है? भौतिक पूंजी मशीनरी है, कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल मतलब मनी। लेकिन इन सबको यूज कौन कर रहा है? इसको यूज कर रहा है मानव। मानव को आप जब देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था में मानव ही कंज्यूमर है और मानव ही प्रोड्यूसर है। अगर मानव स्किलफुल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को उपयोगी बनाने का काम कर सकता है। वहीं अगर मानव निपुण है तो वो ज़्यादा आय प्राप्त करेगा, ज़्यादा आय प्राप्त करेगा, कमाएगा, तो वो ज़्यादा खर्च करेगा। तो कंज्यूमर भी मानव है। मानवीय पूंजी सजीव और सक्रिय होता है, जबकि भौतिक पूंजी निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि मनुष्य में छिपी हुई क्षमता को प्रखर करने के लिए उसे मजबूत करना नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हम इस अध्याय में मानव पूंजी के विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे। तो मानवीय पूंजी जितना समृद्ध होगा उतना ही देश व राज्य की प्रगति के साथ साथ मानव का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता जाएगा। आगे हम लोग मानव एक संसाधन के रूप में देखते हैं, वो इंट्रोडक्शन था। तो मानव संसाधन के रूप में क्या अर्थ है? मानव संसाधन के रूप में क्या अर्थ है, यह पहला प्रश्न है। तो देश की कार्यशील जनसंख्या का
कौशल और योग्यताएं। जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेता है तो वे मानव संसाधन बन जाते हैं। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर लेता है, तब वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप मानव में गुणवत्ता सुधार लाते हैं, उसके व्यक्तित्व में बदलाव लाते हैं, उसमें हुनर का सृजन करते हैं, तब जाकर के ही कोई मानव संसाधन बनता है। अन्यथा वह बोझ है देश के लिए। जैसे कि अगर कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, तो वो किसी भी चीज़ का सृजन नहीं कर रहा है, तो वो मानव संसाधन के रूप में क्या उसको हम कंसिडर करेंगे? क्या उसे हम मानव संसाधन मानेंगे? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। किसी भी चोर, डकैत, गुंडे को हम लोग मानव संसाधन के रूप में नहीं देखते हैं, उसे कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति में कुछ हुनर आता है, उसमें कुछ स्किल आ जाता है, कुछ स्किल सेट होता है, नॉलेज डेवलप करता है, जिससे वो कोई प्रोडक्शन में हेल्प करता है या किसी भी चीज़ में यूटिलिटी ऐड करता है, तो वो मानव संसाधन के रूप में काम करता है। वह अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने में अपना एक योगदान देता है। तभी जाकर के हम उस व्यक्ति को मानव संसाधन कहेंगे। आप उदाहरण के लिए समस्त विश्व में देख सकते हैं, जिन देशों में, जैसे जापान का उदाहरण दीजिए, जापान के लोग काफ़ी उन्नत होते हैं, उन्हें स्किलफुल होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ही सीमित है, नगण्य के बराबर है। अगर कृषि योग्य भूमि भी देखें तो वो भी बहुत ही कम है, लेकिन वो अपने हुनर से, अपने ज्ञान से उस लिमिटेड रिसोर्स को काफ़ी फ्रूटफुल बना रहे हैं अपने देश के लिए, काफ़ी फायदेमंद बना रहे हैं अपने देश के लिए। साथ ही साथ न होते हुए भी वो कच्चा माल दूसरे देशों से लेते हैं और उसमें उपयोगिता को जोड़ते हैं, उसके गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और अर्थव्यवस्था को अपने काफ़ी मजबूत करके रखा है उसने। वहीं उसी के विपरीत आप तेल के भंडार वाले देशों को देखिए, जो मध्य एशिया के देश हैं, जैसे कतर है, अदन है, अफ़गानिस्तान को ही आप देख लें, तो इन सब देशों में, पाकिस्तान को आप देख लें, इन सब देशों में मानव संसाधन नहीं है। बहुत कम ही मानव संसाधन के रूप में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर मानव बोझ हैं, क्योंकि न उनमें हुनर है, न उनमें ज्ञान है ना? इसलिए वो देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कोयला का भंडार नहीं है, तेल का भंडार नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, फिर भी आपका अगर ह्यूमन बीइंग स्किलफुल है, उसमें हुनर है, नॉलेज है, तो वो उसको परिवर्तित कर देगा अच्छे में, उसके गुणवत्ता में वृद्धि कर देगा। तो आगे हम क्या देखेंगे? वास्तव में अशिक्षित, अप्रशिक्षित, अज्ञानी, अकुशल एवं अस्वस्थ तथा कमजोर व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल, ज्ञानी, विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है। अर्थव्यवस्था की चतुर्मुखी विकास में इनका योगदान अधिक होता है। किनका योगदान अधिक होता है? जो शिक्षित होते हैं, जो कुशल होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो विशिष्टता प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं, वो उत्पादकता को बढ़ाते हैं, और तभी तो वो क्या कहे जाते हैं? मानवीय पूंजी कहे जाते हैं, मानवीय संसाधन कहे जाते हैं। देश के लिए वो एसेट हैं, धरोहर हैं। आगे आप क्या देखते हैं? उदाहरण स्वरूप, जिस प्रकार एक देश अपने भौतिक संसाधनों को कारखानों के माध्यम से भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार छात्र रूपी मानव संसाधन को अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर देता है। अर्थात मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है। निवेश का स्वरूप भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत चित्र में मानव को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा संसाधन के रूप में दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, मानव में 2 एलिमेंट जोड़ा जाता है, शिक्षा, प्रशिक्षण। स्वास्थ्य को भी आप रखेंगे, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के हो नहीं सकता है। तो ये सब मुख्य चीज़ हैं जो हम जब मानव को देते हैं तो मानव संसाधन के रूप में बिहेव करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, और वो देश की तरक्की को बढ़ाता है। यही मानव पूंजी है। यहाँ पर चित्र के जरिए दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से एक डॉक्टर देश की सेवा कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन कर रहा है, गुण दे रहा है, बढ़ा रहा है। वहीं पर आप एक शिक्षक को देख सकते हैं, एक कारीगर को देख सकते हैं जो कारखाने में काम कर रहा है, एक मजदूर को देख सकते हैं। तो ये सब मानव पूंजी हैं। भौतिक एवं मानवीय पूंजी के बारे में बोल रहा है कि भौतिक एवं मानवीय पूंजी क्या है। तो मानवीय पूंजी को तो हम लोग ऊपर देखे हैं, लेकिन भौतिक पूंजी क्या है? तो भौतिक पूंजी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कह रहा है अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी में क्या होता है? अस्थाई पूंजी में होता है कि इसमें साधारण औजार, जैसे किसान का हल से लेकर के जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर जैसी मशीनें शामिल हैं अस्थाई पूंजी में। दरअसल औजार, मशीनें और इमारतें कई सालों तक उत्पादन में इस्तेमाल की जा सकती हैं और इसलिए इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। वहीं जब आप कार्यशील पूंजी देखेंगे तो कच्चा माल,
हाथ में मौजूद धन को कार्यशील पूंजी कहते हैं। हाथ में मौजूद धन से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य पूंजी से है। और पूंजी क्या होता है ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो धन होता है वो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भौतिक पूंजी दो प्रकार के होते हैं। और भौतिक पूंजी का उदाहरण क्या हो गया? तो जो भी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट है, फैक्ट्री है, मशीन है, या जो कैपिटल है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, ये सारे भौतिक पूंजी हैं। तो भौतिक पूंजी तो आप समझ गए। अब भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में क्या अंतर है? तो भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, मतलब पैसिव रिसोर्स है। वहीं मानवीय पूंजी एक्टिव रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि भौतिक पूंजी अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता है। उसको परिवर्तित करने के लिए उसमें मानव के नॉलेज, स्किल की ज़रूरत होती है। तो मानव तो एक्टिव है, लेकिन ये जो भौतिक पूंजी है ये निष्क्रिय साधन है, मानव सक्रिय साधन है। मानव पूंजी सक्रिय साधन है। आगे हम क्या देखते हैं? भौतिक पूंजी मूर्त है, मीन्स टेंजिबल होती है, जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है। आगे हम क्या देखते हैं कि मानवीय पूंजी अमूर्त होती है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। केवल मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। मतलब एक शिक्षक है तो वो ज्ञान आपको दे सकता है, ज्ञान बिकता नहीं है। उसी तरह से तीसरा बिंदु जब हम देखते हैं तो भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। ओनर बदलता है, फैक्ट्री है बेच दिए, दूसरे के पास चला गया, या अगर ओनरशिप है किसी कंपनी का तो हम लोग देखते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, मीटिंग होती है। अगर जिसका हिस्सेदारी 51% से क्रॉस कर गया या 51% हो गया, वो मालिकाना अधिकार हो गया उसका, तो भौतिक पूंजी का स्वामी परिवर्तित होता है, अलग किया जा सकता है। लेकिन मानवीय पूंजी को उसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। आप एक डॉक्टर को हायर कर सकते हैं, उसके स्किल को हायर नहीं कर सकते हैं। भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील है, मूवेबल है। वहीं मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं है, यह राष्ट्रीयता तथा संस्कृति से बाधित होती है। देश प्रेम, संस्कृति, ये सब चीज़ मानवीय पूंजी में ज़रूरत होता है। ये भेदभाव नहीं करेगा, अगर सच्चा है तो भेदभाव नहीं करेगा। अब एक सैनिक अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता है। एक मानव जो है, पढ़े लिखे जो मानव है, वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। मशीन तो ऑपरेटेड होता है, भौतिक पूंजी ऑपरेटेड है, पैसा किसी को पहचानती थोड़ी है। या मशीन है, मशीन किसी को पहचानता नहीं है, जो उसको ऑपरेट करेगा वही ऑपरेट होगा। विदेश में भेज दीजिए, विदेश में ऑपरेट होने लगेगा। भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण डिप्रिसिएशन होता है, मतलब ह्रास होता है, मतलब घिसता है, घटता जाता है। मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ इसमें ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लगातार निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट बिंदु हम क्या देखते हैं कि भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, लेकिन मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ भी होता है तथा समाज को भी सामाजिक लाभ होता है। जैसे जितने लोग पढ़ते जाएंगे, ज्ञानी होते जाएंगे, समाज शांत होता जाएगा, शांति बढ़ेगी, समृद्धि आएगी। भौतिक पूंजी के साथ ये फैक्टर नहीं है। ये निजी माने स्वार्थ के लिए है, निजी लाभ के लिए है। जिसे किसी फैक्ट्री का कोई ऑनर है तो उससे जो बेनिफिट हो रहा है उस व्यक्ति के पास जाएगा। हाँ, अब ये है सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, SCR, जिसके तहत वह आदमी समाज में कुछ ना कुछ योगदान देगा। तो लेकिन ये योगदान जो दे रहा है वह उसका निजी व्यवहार है, जो कि मानव संसाधन का ही एक पार्ट हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है। अब यह निजी लाभ दूसरे के साथ, समाज के साथ वितरित करता है, तो ये इसका मानवीय गुण है, तो मानव संसाधन का अंश हो गया। आगे हम क्या देखते हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास। मानव का संसाधन के रूप में परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक इत्यादि द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके अलावा तो दूसरा चारा नहीं है। पूंजी के दो रूप होते हैं, एक भौतिक पूंजी और दूसरा मानव पूंजी। उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन, औजार, उपकरण, फैक्ट्री की इमारतें, कच्चे माल इत्यादि का उपयोग किया जाता है तो यह भौतिक पूंजी कहलाता है। परंतु जब ज्ञान कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो यह मानव पूंजी कहलाता है, जिसके विभिन्न स्रोतों का नीचे वर्णन किया जा रहा है। तो नीचे हम लोग क्या देखते हैं? भोजन। तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। तो पहला है भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक, प्रबंधन। इन सारे चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब हम लोग क्या देखते हैं, 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो भोजन के बारे में क्या कह रहा है कि मनुष्य को जीवित एवं स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर को भोजन देना पड़ता है। जब मनुष्य भूखा होगा तो वह पेट भरने की चिंता के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर की क्रिया नहीं कर सकेगा। अतः भोजन मानव संसाधन की एक प्रमुख आवश्यकता है, बिना इसके मानव को संसाधन के रूप में हम देख ही नहीं सकते। वस्त्र के बारे में कह रहा है, जब मनुष्य की भोजन की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है
तो वह शरीर ढकने हेतु कपड़े की मांग करता है। मनुष्य के लिए वस्त्र भारत जैसे बदलते मौसम वाले देश में भी एक आवश्यक मांग है। यह एक अलग बात है कि ठंडी जगह में अधिक वस्त्र की आवश्यकता होती है तथा गर्म जगह में या सामान्य मौसम वाले जगह में कम वस्त्र की आवश्यकता होती है। आवास मनुष्य की तीसरी आवास के बारे में कह रहा है कि तीसरी अनिवार्य मांग है जो सर छिपाने के लिए आवश्यक होती है, अर्थात घर है जिसमें मनुष्य अपने आप को बदलते मौसम से सुरक्षित रख पाता है। तो ये भी मानव संसाधन को सही रखने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है और इसमें खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। तो ये हम लोग भी जानते हैं कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है, रहता है, और स्वस्थ आदमी ही ज़्यादा काम कर सकता है। बीमार आदमी कहाँ से काम कर पाएगा। स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब स्वास्थ्य पर सरकार या हम जो भी खर्च करते हैं व्यक्तिगत तौर पर भी, तो वो मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे शिक्षा के बारे में बोल रहा है कि शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्ध हो पाता है। इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। जिस प्रकार कंपनियां एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करती हैं, उसी प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता बढ़ाकर अधिक उत्पादक बना देता है। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया था। विगत वर्षों के आर्थिक विकास के बाद भी भारत में शिक्षितों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी है, जो निम्न तालिकाओं से स्पष्ट होता है। तो आगे हम लोग तालिका को देखेंगे कि 1951 से लेकर के 2001 तक के वर्षों को दिखलाया गया है। यहाँ पर देखिए 18.3 से यह सिलसिला शुरू होकर 65.4% तक पहुँचता है। ये क्या चीज़ बता रहा है, ये लिटरेसी रेट बता रहा है, साक्षरता दर बता रहा है। वहीं जब पुरुष का देखेंगे तो पुरुष का 27.2% से शुरू होता है यह क्रम और 75.9% तक आ जाता है। वहीं महिलाओं में भी बढ़ता है, 54.2% तक आता है। लेकिन अंतर साफ स्पष्ट है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के बनिस्पत कम शिक्षित होती हैं और पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं महिलाओं की तुलना में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो 100% लोगों में 65.4% लोग ही शिक्षित हो पाए हैं अभी तक। जब जो क्रम कहाँ से शुरू हुआ है, 1951 से शुरू हुआ है। तो अभी भी काफ़ी दूर हम लोगों को चलना है, दूरी काफ़ी बाकी है साक्षरता के क्षेत्र में। तो उपरोक्त सारणी को आरेख के द्वारा भी अब यहाँ पर क्या हुआ है, ग्राफ के जरिए उस डेटा को दर्शाया गया है महिला पुरुष के बीच का, जिसको आप आसानी से खुद से भी देख सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ रेशम कीट पालन कार्यक्रम में प्रशिक्षण देते हुए अधिकारी, यहाँ अधिकारी हैं महिलाएं हैं जो रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। ये अधिकारी हो गए यहाँ पे, तो दे रहे हैं। इस प्रकार से शिक्षित किया जा रहा है, स्किल दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कह रहा है शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ा पाते हैं, लेकिन इस ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी खास काम के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ते हुए हैं। आधुनिक युग में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और बढ़ गई है, क्योंकि हमें विश्व के बाजारों में के बीच अपने को कुशल साबित करना है। मतलब प्रशिक्षण पर जोर दे रहा है कि प्रशिक्षण जरूरी है हर क्षेत्र में, चाहे कोई शिक्षक है, चाहे कोई पुलिस है या अन्य फील्ड में काम कर रहा हो, उसे प्रशिक्षण देना पड़ता है। प्रशिक्षण में क्या होता है, हम लोग विशिष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं उस व्यक्ति को, ताकि वो अपने क्षेत्र में अच्छा कर सके, उसमें व्यवहारिक गुण हो सके, वैसा व्यवहारिक गुण जो उसके क्षेत्र में उसे मदद करता है। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग अब ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। वैश्विक बाजार में क्या होता है, अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी दक्षता को साबित करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें अपने आप को निपुण बनाना पड़ता है, हमें बदलते हुए दौर के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। इसलिए यह प्रशिक्षण निरंतर समय पर जरूरी होता है और सरकार भी इसे निरंतर रूप से करवाती है। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के बारे में हम लोग बात करेंगे, अथवा मानवीय साधनों का विकास। तो क्या रहा है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। कह रहा है भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास करना है। विकास योजना का यही लक्ष्य है, ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाया जा सके। देश में गत कुछ वर्षों में मानवीय संसाधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली है, जिसका पता जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों, साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर आदि से पता चलता है।
मतलब मानवीय संसाधन विकसित हुआ है कैसे पता करेंगे हम लोग? वही चीज़ बता रहा है कि कुछ सूचकांक हैं जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि हम इस क्षेत्र में विकास किए हैं। किस क्षेत्र में? मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में। दूसरा क्या है? साक्षरता और शिक्षा के स्तर को देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि मानवीय का जो स्तर है मानव का, वो बढ़ा है। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं के भी स्थिति को देख करके हम यह जायजा ले सकते हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी हुई है। वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि मानवीय विकास के सूचक हैं। तो ये याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या क्या है, इंडिकेटर क्या क्या है? तो पहला आप बोल सकते हैं कि जीने की औसत आयु, दूसरा आप बोल सकते हैं साक्षरता दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि मानवीय विकास के सूचक हैं। मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में प्रगति हुई है। आगे इसे दिखलाया गया है एक तालिका के जरिए कि देखिए यहाँ 1951 से 2001 तक के आंकड़ों को एकत्रित करके तुलना किया गया है कि जीने की औसत आयु पहले 32.1 वर्ष थी, अब बढ़कर 63.8 हो गई है। साक्षरता दर पहले 18.3 था, जो अब बढ़ करके 65.4% हो गया है। जन्म दर 39.9 था, जो बढ़ करके 25.8 हो गया है। मृत्यु दर 27.4 था, जो घट करके 8.1 हो गया है। तो मृत्यु दर घटना ही चाहिए। शिशु मृत्यु दर क्या हो गया है? प्रति हजार जन्म 146, अब क्या हो गया है? 63। यहाँ पर देखिए कि मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय को दर्शा रहा है कि पहले कितना था? 3687, अब 10,306 हो गया है। तो देख रहे हैं जहाँ प्रगति होना चाहिए प्रगति है। हालांकि हमें और प्रगति करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम तरक्की कर रहे हैं, धीरे ही सही। अब कह रहा है इस तालिका से स्पष्ट है कि भारत में योजना काल में जीने की औसत आयु में वृद्धि हुई है, साक्षरता की दर में वृद्धि हुई है, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है एवं 93-94 के मूल्यों के आधार पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। आंकड़े इस बात के सूचक हैं कि देश में मानवीय संसाधनों के विकास में सराहनीय प्रगति हुई है। भारत में शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित हैं जिसके द्वारा मानवीय पूंजी के अव्यय को विकसित किया जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, फुल फॉर्म दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। यूजीसी का क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीईआरटी जो हम लोग बुक एससीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी प्रकार से आप सारे को पढ़ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे आप क्या देखेंगे? सूचना तकनीक। आधुनिक युग सूचना तकनीक का युग है। सूचना तकनीक मानव संसाधन को समृद्ध करने की पूंजी है। इसके आधार पर मनुष्य अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करता है तथा उसके तकनीक के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करता है। सूचना तकनीक के कारण ही उत्पादन के क्षेत्र में सीमित पूंजी लगाकर भी मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सीखने का मौका मिलता है। इस तकनीक के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में भी ग्रामीण स्तर पर सूचना का लाभ लिया जा रहा है। और मतलब सूचना तकनीक में क्या आ रहा है? सूचना तकनीक में आप वो सारे चीज़ ले सकते हैं, जैसे अभी हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, आप कहीं भी बैठे होंगे, आप यहाँ से सूचना तकनीक के जरिए आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ ना कुछ लाभ ले रहे हैं। मानव संसाधन विकास हो रहा है, मानव विकास हो रहा है, संसाधन का विकास हो रहा है, मानव संसाधन का। वहीं आप देखते हैं प्रशिक्षण भी, जो शिक्षक बहाल होते हैं अलग अलग जगहों पर, तो उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो मोबाइल के जरिए दे दिया जा रहा है या इंटरनेट के जरिए दिया जा रहा है। ये सब सूचना तकनीक का ही अंग है। साथ ही साथ आप देखते होंगे बहुत प्रकार से जो सूचना तकनीक है क्रांति ला दी है हमारे जीवन में, जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जिसके जरिए क्या हो रहा है? काम आसानी हो रहा है। दुर्गम बैठे इलाकों में, दुर्गम क्षेत्र में बैठे लोग भी आसानी से ये सूचना तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षित हो जा रहे हैं। तो ये सब सूचना तकनीक का क्रांति है। आगे हम लोग क्या देखते हैं? प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन माने मैनेजमेंट। शिक्षा के स्तर से प्रबंधन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। उत्पादन के समस्त साधनों को जब हम एक जगह एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह कुशल संगठन का परिचायक है। कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति ही कुशल संगठन का नेतृत्व कर सकता है और बुद्धि की कुशाग्रता प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि प्रबंधन माने मैनेजमेंट है। हर चीज़ समुचित रूप से काम करे, यह किसका जिम्मेवारी है? ये प्रबंधक का जिम्मेदारी है और प्रबंधक ही प्रबंधन का काम करता है। जैसे आपके स्कूल है एक संस्था, स्कूल में प्रिंसिपल साहब होते हैं जो कि प्रबंधक हैं और वही सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चे का हर पीरियड जो है वो सही ढंग से हो सके, शिक्षक हो सके, हर क्लास जो है हर विषय का क्लास समुचित ढंग से हो सके, कॉपी चेक हो सके,
आपको होमवर्क मिल सके, आपका होमवर्क चेक हो सके, स्पोर्ट्स का ध्यान रखा जाए कि खेल कूद हो रहा हो, खाने पीने का ध्यान रखा जा सके, मिड डे मील सही से चल सके। तो ये प्रबंधक का काम है, और प्रबंधक ही प्रबंधन का काम करता है। और प्रबंधक जो होता है काफ़ी कुशल व्यक्ति होता है, जो पूरे संगठन का नेतृत्व करता है। आगे हम लोग आज देखेंगे जनसंख्या के बारे में, देखेंगे कि जनसंख्या का क्या अभिप्राय है, जनसंख्या से हम क्या समझते हैं। जनसंख्या का मतलब आबादी से है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए एक अमूल्य पूंजी है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग करती है। मतलब सारा काम जनसंख्या ही करता है, जनसंख्या ही प्रोड्यूस करता है, जनसंख्या ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जनसंख्या ही उसको कंज्यूम करता है। आप ही बनाते हैं, आप ही खाते हैं, आप ही वितरित करते हैं। अब जैसे पार्ले जी आप खा रहे हैं, पार्ले जी बना कौन रहा है? कोई इंसान ही बना रहा है। पार्ले जी को आप तक पहुंचा कौन रहा है? फैक्ट्री से कोई इंसान ही पहुंचा रहा है। और पार्ले जी को खा कौन रहा है? आप ही खा रहे हैं, कोई इंसान ही खा रहा है। तो सारा कुछ तो जनसंख्या ही है। आर्थिक देश अर्थात देश के आर्थिक विकास में जनसंख्या सहयोग करती है। इसलिए जनसंख्या को एक साधन और साध्य दोनों माना जाता है। लेकिन प्रत्येक चीज़ की वृद्धि एक सीमा होती है, और उसका उल्लंघन करना घातक होता है। मतलब हम लोग को एक दोहा याद होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी देश के साधन संसाधन वहाँ के आबादी के सापेक्ष होते हैं, उसे एक अनुकूल या आदर्श जनसंख्या कह सकते हैं। परंतु विपरीत स्थिति में जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, तो उसे जनाधिक्य माने अत्यधिक जनसंख्या कहते हैं। मतलब विस्फोटक जनसंख्या की बात कर रहा है। जनाधिक्य की समस्या से कई राष्ट्र संक्रमित हैं, परंतु अगर भारत की बात की जाए तो यह जनाधिक्य के सबसे खतरनाक स्तर पर है, जिसे जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ जनसंख्या का विस्फोट है। इतनी जनसंख्या है जितनी चाइना में ही है केवल, या चाइना को भी अब हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं या छोड़ने को हैं। आंकड़े गवाह है कि आबादी बेलगाम, बेतहाशा एवं अनियंत्रित रूप से बढ़ती ही जा रही है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 33 करोड़ के लगभग थी, जो तीव्र गति से बढ़ते हुए 2001 में 102.70 करोड़ हो गई है। और आज जब हम वीडियो देख रहे हैं तो 140 करोड़ के करीब है। तो भारत की जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है जनगणना, मीन्स सेंसस की बात कर रहा है। तो जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। तो जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में हुआ था? ये हिस्ट्री के क्लास में हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जनगणना को देख रहे हैं कि जनसंख्या करोड़ों में 1901 में 23.84 था, आज 2001 में 102.70 है। तो दशक में परिवर्तन कितना हो रहा है? दशक मतलब हर 10 साल में कितना कितना बढ़ता जा रहा है। तो 1921 को देखिए, 1921 में माइनस में गया था, यह एकमात्र टाइम था। बाकी सारे जगह आप प्लस में देख रहे हैं। तो 1921 को आप इम्पोर्टेंट ईयर मान सकते हैं। अब इस 1921 को क्या कहते हैं आप गूगल पर सर्च करके देखिए, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो ये हम लोग जनसंख्या के बारे में देखें। अब इसी को ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है, और यहाँ पर पाई चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है, जिसमें अलग अलग राज्यों का कितना भागीदारी है इस पूरे जनसंख्या में, वो दर्शाने का काम किया गया है। तो बिहार का आप देखेंगे तो बिहार का क्या है? 8.07%। तो ये बिहार का भागीदारी है जनसंख्या में। तो अब इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे बिहार के बारे माने संक्षेप में, कि बिहार के परिदृश्य से या बिहार के नज़रिए से इस जनसंख्या को हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 8.28 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% है। तो याद करने में सिमिलरिटी है डेटा में, कि अगर संख्या में देखा जाए तो 8.28 करोड़ है, वहीं अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 8.07% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा है। लेकिन जब बिहार झारखंड एक था तब क्या था? 1991 में जब अविभाजित बिहार था, तो उस समय कुल जनसंख्या 10% से थोड़ा सा ज़्यादा था, और यह देश का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश था, राज्य था। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर को हम लोग देखेंगे तो 1991 से 2001 की अवधि में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.43% है। मतलब इतने रफ्तार से हमारा आबादी बढ़ रहा है। जो भारत के अगर वृद्धि दर को देखें, जनसंख्या वृद्धि दर को, तो 21.34% है, इससे भी ज़्यादा है। 1991 से 2001 के दशक में राज्य के 22 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 28.43% से अधिक रही है। ये भी खतरनाक बात है। इनमें से नए जिले शिवहर का स्थान सर्वप्रथम था,
जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 36.16% थी। मतलब यहाँ तो विस्फोटक रूप से जनसंख्या बढ़ रहा है। बिहार का आप 28.43% देख रहे हैं और इसका 36.16% है। और वहीं आप पूरे देश का जनसंख्या वृद्धि दर देखिएगा तो 21.34% है। दूसरी तरफ नालंदा की जनसंख्या वृद्धि दर 18.64% थी, जो सबसे कम थी। तो 1981 से 1991 के दशक में 21.73% थी। अर्थात नालंदा की जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित तौर पर घटी है। मतलब 21 से 18 हो गया है, तो घटा ही है। नीचे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या एवं सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों को दर्शाया गया है। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले पटना को देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तीसरा स्थान पर आता है पूरे बिहार में। वहीं मधुबनी चौथा पर, गया पाँचवें पर। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों को आप देखेंगे तो शिवहर पहला आता है, दूसरा शेखपुरा, फिर लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया। तो इस प्रकार से दिखलाया गया है, बतलाया गया है कि बिहार के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। पुनः बिहार में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 5 सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों एवं 5 सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले हैं। शिवहर 36.16% सबसे ज़्यादा, पूर्णिया, फिर नवादा है, फिर सहरसा है, फिर जमुई है। तो हम लोग पहला को याद रखेंगे कि शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है लगभग 36.16%। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? नालंदा है, जहाँ 18.64% है। माने घट ही रहा है नालंदा में। उसके अलावा मुंगेर है, लखीसराय, बांका, भोजपुर। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं कि कह रहा है जनसंख्या घनत्व के बारे में कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 880 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं 1991 में यह 685 प्रति वर्ग किलोमीटर थी। बिहार राज्य के 5 राज्य जिलों का तुलना किया जा रहा है यहाँ पर कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 जिला कौन है? तो पहला पटना, दूसरा दरभंगा, वैशाली, फिर सारण, फिर बेगूसराय। तो पटना का कितना है? 1471 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। वहीं यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, तो पहला क्या है? कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा बांका, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद। तो आप सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला याद रखिएगा। सबसे कम कैमूर में है 382 व्यक्ति और सबसे ज़्यादा पटना में है 1471 व्यक्ति। तो ये हम लोग देखिए। अब लिंगानुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिंगानुपात को हम लोग क्या समझ सकते हैं? स्त्री पुरुष अनुपात। तो लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या है। मतलब हर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो भारत के साथ ही बिहार की जनसंख्या की यह विशेषता है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 921 थी बिहार में, जबकि 1991 में यह संख्या 907 थी। बिहार का स्त्री पुरुष अनुपात भारत के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है, माने भारत से कम ही है हमारा। तो राज्य के सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाले 5 जिले के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो होना क्या चाहिए? आइडियल स्टेट की लगभग बराबर होना चाहिए, लेकिन महिलाएं कम हैं। तो क्या कह रहा है? राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले का नाम दिया है। तो हम लोग पहला किसको देखते हैं? सिवान को, दूसरा गोपालगंज, सारण, नवादा, मधुबनी। और वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन है? पटना, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सीतामढ़ी। तो सबसे खराब स्थिति इसी का है, 873 पटना का। वहीं सिवान का स्थिति अच्छा है, 1033 महिलाएं हैं पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर। तो ये सब हम देख रहे हैं। अब बिहार की साक्षरता के बारे में जब हम बात करेंगे तो यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो तो उसे साक्षर कहते हैं। और इसीलिए हम लोग साक्षरता दर ही देखते हैं, क्योंकि एजुकेटेड हो जाने का मतलब है कि ज्ञानी हो जाना। उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ दक्षता हासिल है किसी न किसी विषय पर। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरों की संख्या इतनी है, जिसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, जिसमें पुरुष साक्षरों की संख्या कितनी है? इतनी है। वहीं महिला साक्षरों की संख्या कितनी है? इतनी है। अर्थात 2 साक्षर पुरुषों की तुलना में केवल 1 महिला साक्षर है। मतलब कितना भयानक अंतर है। 2001 में बिहार में साक्षरता दर 47.53% है, जबकि 1991 में 37.49% थी। तो कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतना व्यापक बदलाव नहीं है। इस प्रकार पिछले दशक में बिहार की साक्षरता में मोटे तौर पर 10% की वृद्धि हुई है। मतलब 10% का ही वृद्धि देखने को मिला है। फिर भी भारत के साक्षरता वृद्धि दर से काफ़ी कम है, क्योंकि भारत का साक्षरता दर कितना पहुंच गया है? 65.38%, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं 1991 के कंपेरिजन में ये।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पटना में हैं लोग, फिर रोहतास में है, फिर मुंगेर में, फिर भोजपुर में, फिर औरंगाबाद में। पटना में भी है तो कितना है 63.82%। वहीं सबसे कम साक्षरता दर वाले 5 जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे कम कौन है? किशनगंज। तो इस प्रकार से साक्षरता भी हम लोग देख लिए। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। तो किसी भी राज्य के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया उसके विकास की गति को बताती है। शहरीकरण से आर्थिक विकास पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी शहरीकरण एवं विकास दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा वह राज्य विकास के क्षेत्र में उतना ही अग्रणी होगा, क्योंकि शहर में फैक्ट्री वगैरह उद्योग धंधा ज़्यादा फलता फूलता है, मार्केट भी बड़ा होता है और सरकारी सुविधा भी ज़्यादा देती हैं। बिहार में शहरीकरण की स्थिति काफ़ी नाजुक है। बिहार के जिन जिलों का शहरीकरण हुआ है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, गया एवं वैशाली प्रमुख है। जब औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः जन्म लेती है। बिहार के कुछ जिलों का शहरीकरण सेवाओं एवं शिक्षा के विस्तार के कारण हुआ है, जैसे पटना। मतलब पटना का शहरीकरण क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ सर्विस मिल रहा है, वहाँ एजुकेशन का हब बना है। बहुत सारा कोचिंग संस्थान आप वहाँ देखते होंगे। वर्तमान में बिहार के ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात 89:11 है, जो कि अच्छा नहीं है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? तो हम उन कारणों को देखते हैं कि क्या क्या कारण है। तो पहला है कि गर्म जलवायु जनसंख्या वृद्धि का कारण है। संयुक्त परिवार प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी, परंपरागत मान्यताएं, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव और कुछ अन्य कारण भी हैं जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेवार हैं। अब इन कारणों को विस्तृत रूप से हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। बिहार राज्य में अत्यधिक रूप से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तीव्र आर्थिक विकास किया जाए, परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाए, धन तथा आय का समान वितरण किया जाए, न्यायपूर्ण वितरण, आत्म संयम बरता जाए। उसके अलावा शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार जरूरी है, जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, सरकार के प्रयास की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारे उपाय हैं कि किस प्रकार से आप जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में जो 2000 में आए थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 97 से 2002 तक था के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि दीर्घकालीन विकास, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है। विकास क्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना नितांत जरूरी है। इसी उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत के सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 15 फरवरी 2000 को। तो ये प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा? तो 15 फरवरी 2000 को। आगे क्या देखते हैं? इस नीति में समान वितरण के साथ दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को मौलिक आवश्यकता माना गया है। इस नीति के तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन उद्देश्य हैं। तो याद रखिएगा, जनसंख्या नीति के कितने उद्देश्य हैं? तो 3 उद्देश्य हैं। पहला तत्कालीन उद्देश्य, दूसरा मध्यकालीन उद्देश्य और तीसरा दीर्घकालीन उद्देश्य। तत्कालीन उद्देश्य को जब हम लोग देखते हैं तो इसके तहत गर्भनिरोध की आपूर्ति, तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा करना, मूलभूत पुनर्जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवकों तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा कि तत्कालीन उद्देश्य के तहत क्या क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो ये याद रखना जरूरी है। दूसरा क्या, मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है। तो याद रखिएगा कि मध्यकालीन उद्देश्य क्या है कि 2010 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। तीसरा हम क्या देखते हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? तो इस नीति के अंतर्गत दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर बनाना है जो दीर्घकालीन विकास की ज़रूरतों, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप माना गया है। 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में मुख्यतः निम्नलिखित उपायों की चर्चा की गई है। क्या क्या है उपाय भाई? तो पहला है कि शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 के नीचे लाना। दूसरा, मातृ मृत्यु दर मतलब मैटरनल मोर्टलिटी रेट को प्रति लाख 100 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा क्या आप देखते हैं, सार्वजनिक प्रतिरोध मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। चौथा आप क्या देखते हैं, प्रशिक्षित लोगों द्वारा अच्छे अस्पतालों में 80% प्रसव कराना, बाहर खतरनाक हो जाता है।
एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा इसे रोकने के उपाय करना। छठा क्या देखते हैं कि 2 बच्चों के छोटे परिवार को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना। सातवां, सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना। आठवां, बाल विवाह को रोकने के कानून को सख्ती से पालन करना। नौवां आप क्या देखते हैं कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 साल या इससे अधिक करना। और 10वां क्या देखते हैं कि जो औरतें 21 वर्ष की आयु के बाद शादी करें और 2 बच्चों के बाद अनुवरीयकरण करा ले, उसके लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था करना। 11वां पॉइंट क्या देखते हैं आप कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले वैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था कराना जो 2 बच्चों के बाद अनुवरीकरण यानी कि स्टरलाइजेशन करा लेती हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नज़र रखने के लिए नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का गठन करना भी इसका एक लक्ष्य है। वहीं इस नीति में 2012 तक जनसंख्या को 1100 मिलियन तक सीमित रखने के लिए 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान की चर्चा भी की गई, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को रखा गया। पहला क्या कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयंसेवी वर्ग बनाएं, जिनमें मुख्यतः गृहिणियाँ होंगी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा पंचायतों के संपर्क में रहेंगी। दूसरा क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाना। तीसरा क्या है कि जन्म एवं मृत्यु के साथ साथ विवाह एवं गर्भाधान के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य बनाना रखा गया है लक्ष्य। इस नीति के द्वारा सरकार 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर देने की आशा करती है, लेकिन इस नीति की आलोचना में यह कहा जाता है कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का सारा बोझ औरतों पर ही डाल दिया है और मर्दों को स्वतंत्र छोड़ दिया है। 2 बच्चों के बाद अनुवरीकरण यानी स्टरलाइजेशन के लिए औरतों के साथ साथ मर्दों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण का बोझ औरतों एवं मर्दों पर बराबर बराबर डालना चाहिए। राज्य में भी गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को अपनाने की सिफारिश की गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को अपनाने की सिफारिश की गई। इस फार्मूला के तहत केंद्र सरकार द्वारा अर्जित आय में राज्यों को उचित हिस्सा मिले, इसकी पुष्टि की गई। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति केंद्रीय आय में हिस्सा भी अधिक होगा। विशेषकर बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना निहायत ही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय में निरंतर कमी होगी और साथ ही गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या को झेलने के लिए मजबूर होंगे। तो ये था हमारा चैप्टर मानव पूंजी के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े हैं, और ये सारांश है जिसको आप लोग खुद से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।